हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 6 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूँ स्टैटिक, करंट, जीके, जीएस के धमाकेदार क्वेश्चन। दिवाली ऑफर चल रहा है और दिवाली तक हम इतना नॉलेज गेन कर देंगे कि हर हाल में इस बार सिलेक्शन पाकर रहेंगे। दोस्तों पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके करंट के आपसे डिस्कस होंगे और उसके बाद 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्विज के आपसे पूछे जाएंगे और जो देंगे जवाब वो होंगे विनर और कल के विनर जो हैं उनके भी नाम आपको बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन धमाकेदार आज का वो है लाहनोल झील। लाहनोल झील में तीस्ता नदी में आई बाढ़। दोस्तों अभी आपने सुना होगा सिक्किम में बादल फटा, बादल फटने के कारण लाहनोल झील के पानी का स्तर बढ़ा और वहीं से नदी है तीस्ता नदी, जो इतना भारी बढ़कर नदी का बहाव हुआ और उसमें बाढ़ आ गई और उसमें हमारे 22 से 23 जवान जो हैं अभी तक लापता हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उसमें लापता हो चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, लाहनोल झील है जहां पर बहुत भारी मात्रा में पानी का स्तर बढ़ा है और उसके कारण तीस्ता नदी का स्तर भी बढ़ चुका है। अब थोड़ा तीस्ता नदी के बारे में पहले समझ लेते हैं। दोस्तों आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर तिब्बत में बनता है और इस आंगसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है थारलुंग सांगपो। अब ये थारलुंग सांगपो जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहां पर एक हिमालय, महान हिमालय का एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। इस नामचा बरवा से ये नदी मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को देहांग नदी कहते हैं और ये देहांग नदी जो है सादिया, सादिया असम में पड़ता है। सादिया से धुबरी के बीच में ये नदी ब्रह्मपुत्रा नदी कहलाती है और धुबरी के बाद बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। दोस्तों यहीं पर सादिया जहां पर मैंने लिखा है, इसी के पास इसकी एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की, जिसे लोहित नदी कहते हैं और उसी नदी पर भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल है जो असम को अरुणाचल से जोड़ता है। दोस्तों सादिया से धुबरी जो है वो नेशनल वाटरवे सेकंड भी है, राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर 891 किलोमीटर है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी नदी है जो नौका गम्य है, मतलब जहां पे नाव चलती है। तो दोस्तों जहां पर नाव चलती है वो सादिया से धुबरी नेशनल वाटरवे सेकंड है। अगर मैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट की बात करूं दोस्तों तो इलाहाबाद से हल्दिया है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, और ये टोटल 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है जो गंगा नदी पर स्थित है। दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसकी सहायक नदी मैंने अभी लोहित बताया था जिसपे पुल है, इसके साथ साथ सुबनसिरी भी इसकी सहायक नदी है, कामेंग भी इसकी सहायक नदी है। दोनों के दोनों तिब्बत की ओर से आते हैं, लेकिन जो सिक्किम की ओर से आती है उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिक्किम की ओर से आती है उसे कहते हैं तीस्ता। तीस्ता नदी एक ऐसी नदी है जो दार्जिलिंग को दोस्तों 2 भागों में बांटती है। ऐसा माना जाता है 1787 से पहले तीस्ता नदी जो थी वो गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन बाढ़ आने के कारण ये इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और अब ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ये दार्जिलिंग पहाड़ियों को 2 भाग में विभाजित कर देती है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आगे चलकर जमुना, जमुना ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में कहते हैं, तो ये दोस्तों जमुना से मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, मतलब जमुना आपका बांग्लादेश में कहते हैं। दोस्तों दार्जिलिंग को 2 भागों में विभाजित करती है, तो दार्जिलिंग का ये वाला भाग कहलाता है टाइगर हिल्स और इधर वाला जो दूसरा वाला भाग है वो कहलाता है कालिंगपोंग हिल्स। दोस्तों ये तो थी बहुत महत्वपूर्ण तीस्ता से संबंधित कुछ फैक्ट। अब सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम जो है 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के अंतर्गत भारत में शामिल हुआ था। सिक्किम दोस्तों पहले एक देश था, फिर वो भारत में शामिल हुआ 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। जबकि उसे भारत में स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था
36 अमेंडमेंट 1975 के द्वारा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में सीएम प्रेम सिंह तमांग है दोस्तों। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, 2 पास हैं, नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा 2 है। नेशनल पार्क सिक्किम में एक बड़ा फेमस कंचनजंगा है, और कंचनजंगा एक ऐसा नेशनल पार्क है जो एकमात्र मिश्रित धरोहर, ओनली वन मिक्स्ड साइट है, आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को में, एकमात्र मिश्रित धरोहर है दोस्तों। सबसे कम असेंबली सीट, सबसे न्यूनतम विधानसभा सीटें जो है सिक्किम में ही है 32। अगर मैं राज्य की बात करूं, सबसे कम किस राज्य में, सिक्किम लिखोगे। लेकिन अगर सबसे कम किस में है तो पुदुचेरी में दोस्तों 32 सीटें हैं। अब दोस्तों यहां पर मैंने अभी आपको कहा कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को में एकमात्र मिश्रित धरोहर जो है वह कंचनजंगा है। अब यहां पर दोस्तों ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है जो कि इस 2023 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है दोस्तों। अभी हाल ही में यूनेस्को में 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल हुआ है। तो अब आप बताओगे 42वां, 41वां, 40वां और 39वां। तो दोस्तों 42वां, जैसे मैंने आपको बार बार रिपीट करता रहता हूं कि 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसे शामिल किया गया है, तो आपको मैंने बताया था होयसला मंदिर। तो सबसे पहले होयसला मंदिर समूह जो है ये कर्नाटक में है। ये 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसी साल शामिल हुआ। 41 जैसे मैंने आपको बताया था, 41 में बहुत इंपॉर्टेंट शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में है, जो 41 नंबर का था। 40 नंबर का धौलावीरा जो है आपका गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा। और 39 में है रामप्पा मंदिर, जो आपका तेलंगाना में पड़ता है। तो यूनेस्को में अभी 42वां जो शामिल हुआ है ये हुआ है होयसला टेम्पल्स है, ये आपका कर्नाटका। 41 शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, 40 धौलावीरा आपका गुजरात और 39 रामप्पा तेलंगाना। तो पहला ही क्वेश्चन आज का दमदार है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, लेकिन फटाक से अभी शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने वाला राज्य। न्यूज तो ऐसी है कि न्यूज सुनकर के जो लड़के होंगे वो बड़े मायूस हो गए होंगे कि यार हमारे तो न तो हमारे कोई आरक्षण है, न हमारे कोई अलग से सीटें होती हैं, सब कुछ तो महिलाओं के लिए है। तो 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में मिल चुका है, और ये कारनामा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान, चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में और महिलाओं को मिल रहा है मौका। लेकिन दोस्तों अपवाद ये है कि वन विभाग को छोड़कर, मतलब महिलाओं को वन विभाग में आरक्षण नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर वन विभाग में नौकरी केवल लड़के करेंगे, बाकी अन्य जगह पर 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात होगी तो स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला ये पहला राज्य है। 50% रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एमपी, मध्य प्रदेश है पहला राज्य। जबकि पंचायती चुनाव सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुए थे। दोस्तों मध्य प्रदेश में पिछले साल 2022 में पैसा एक्ट, PASA एक्ट भी लागू हुआ था। पैसा एक्ट का मतलब होता है दोस्तों पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया मतलब जनजातीय क्षेत्रों के लिए अधिक लाभ।
दोस्तों ये जो पैसा एक्ट था ये 1996 के अंतर्गत आया था और ये दिलीप भूरिया कमेटी के सिफारिशों के आधार पे आया था। तो मध्य प्रदेश ने पिछले साल 2022 में ये महत्वपूर्ण एक्ट भी लागू किया था। दोस्तों अब महिलाओं की बात होगी तो विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण की भी बात होगी, वुमेन रिजर्वेशन की बात होगी। तो आपको पता होगा कि हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने 128वां संविधान संशोधन 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत नारी शक्ति वंदना कानून प्रस्तुत किया था, जो कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 106 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लागू हो चुका है। लागू हुआ 106 अधिनियम के अंतर्गत और रखा गया था 128 के अंतर्गत। दोस्तों इसके अंतर्गत लोकसभा में महिला आरक्षण जो है 33% एवं विधानसभा में महिला आरक्षण 33% कर दिया गया है। दोस्तों इसमें आर्टिकल 330A अनुच्छेद 330A जो कहता है लोकसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण। अब इस 33% महिलाओं के आरक्षण में ही 33% का 1/3% जो है SC ST महिलाओं के लिए भी है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर 330 की बात करिए तो ए है, 330 जो था वो लोकसभा में SC ST आरक्षण था दोस्तों। अगला 332A ये विधानसभा में महिला आरक्षण है दोस्तों, वही 33% और 33 का 1/3 SC ST महिला। लेकिन अगर मैं 332 की बात करूं तो ये विधानसभा में SC ST था। दिल्ली में महिला जो आरक्षण है वो 239 AA एवं AB 239 AA तथा AB के अंतर्गत दिल्ली में महिला आरक्षण जो है 33% कर दिया गया है। तो दोस्तों महिलाओं के लिए तो बहुत खुशखबरी है। एक तरफ मध्य प्रदेश ने 33% आरक्षण दे दिया है सरकारी नौकरी में और एक तरफ 35% मध्य प्रदेश ने दिया है और 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि लोकसभा और विधानसभा जो आरक्षण मिला है महिलाओं को वो परिसीमन डेलिमिटेशन के बाद लागू होगा दोस्तों। अब परिसीमन तब होगा पहले सेंसस होगी, जनगणना होगी। दोस्तों 2021 में जनगणना होनी थी और 2026 में परिसीमन होना था, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है कोविड के कारण, तो अभी जनगणना ही नहीं हुई है। जब जनगणना होगी तब डेलिमिटेशन होगा, तब रिजर्वेशन होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो बॉयज मेरी क्लास पढ़ रहे हैं कृपया करके गुस्सा ना हो, ठीक है, आपके बारे में सोचा जाएगा अभी, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एक और दिन नोबेल प्राइज लेकर आया हूं और ये मिला है जॉन फांसे को। जॉन फांसे हैं नॉर्वे के। अब बहुत आसान है याद करना, साहित्य में हर व्यक्ति फंस जाता है तो फांसे याद रखना। और जॉन फांसे नॉर्वे के हैं, इनको मिला है लिटरेचर में। इनका पहला उपन्यास आया था, उसका नाम था राउंड स्वार्ट उनका ये पहला उपन्यास था। और इन्होंने अपने उपन्यासों में, अपने नाटकों में फांसे मिनिमिलिज्म नामक शैली का प्रयोग किया था। तो इन्हें मिला है 2023 लिटरेचर का नोबेल। अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों तो एशिया का पहला साहित्य का नोबेल प्राइज 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए, जो एशिया का पहला था। अब दोस्तों आज ये दिन हो गया है, इससे पहले मैंने आपको परसों फिजिक्स का पढ़ाया था। 2023 में पियरे एगोस्टिनो फारे क्रॉस एनी व्हिलियर ये फिजिक्स में मिले थे इस साल। मेडिकल में पढ़ाया था मैंने कारिको और विस्मैन। और केमिस्ट्री में कल बताया था मोगिजी, लुइस ब्रस और अल्केसी एकिमोवा। तो 4 क्षेत्रीय हैं, अब 2 बचे हैं शांति और इकोनॉमिक्स दोस्तों।
तो यहां पर आपको मैंने बताया था 1901 से अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। एक ऐसा नोबेल प्राइज होता है, एक सेक्टर में ऐसा होता है जो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, वो होता है शांति का नोबेल प्राइज। तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीव लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलोर में, नीव लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलोर में ये 2 साल के लिए फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत छोटे बच्चों को कहानियां सुनाई जाएंगी। तो ये अलग प्रकार का फेस्टिवल है जो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक। ये मैंने आपको दोस्तों कल भी बताया था कि भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक जो है यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है जो तेलंगाना की कैपिटल है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सोलर की, तो अभी हाल ही में पहला सोलर गांव, पहला सोलर सिटी, पहला सोलर एयरपोर्ट और विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, ये आपको मुझे बताने हैं। मैंने आपको तो सबसे पहला सोलर गांव जो है मुंडेरा जो है ये पड़ता है गुजरात में। पहला सोलर सिटी जो है ये आपने पढ़ा था सांची और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। पहला सोलर एयरपोर्ट ये दिल्ली में स्थित है जो सबसे पहला सोलर एयरपोर्ट बन चुका है। और विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिला, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर मंदिर मैंने बताया था। और वहीं पर एक और की पॉइंट मैंने बताया था, ओंकारेश्वर मंदिर में मैंने बताया था आदिगुरु शंकराचार्य की स्टैचू का अनावरण भी किया गया है। तो वही ओंकारेश्वर मंदिर जो है खंडवा जिले में, वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लग रहा है। जबकि पहला ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री, भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री ये लग रही है उत्तराखंड पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री। मानचित्र संग्रहालय, कल मैंने आपको बताया मानचित्र संग्रहालय भी उत्तराखंड आजकल बड़ी चर्चाओं में है। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन डेज, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव जो भारत का है, राष्ट्रीय जलीय जीव ये है गंगा डॉल्फिन, जिसे 2009 में घोषित किया गया था। जबकि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है पटना में, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च संस्थान ये आपका पटना में है। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 30 नवंबर 2015 को स्टैब्लिश हुआ था। भारत और फ्रांस दोनों देशों ने इसकी स्थापना करी थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण वन्य जीव सप्ताह 1955 से इस दिवस की शुरुआत हुई थी। और अगर मैं बात करूं विश्व वन्य जीव सप्ताह की, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि 4 से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि 23 अगस्त को मैंने कल बताया था अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा 23 अगस्त। अब दोस्तों वन्य जीवों की बात करूं तो सबसे पहले हमें आर्टिकल 48 पता होना चाहिए, अनुच्छेद 48A, जो कि डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, डीपीएसपी जो भाग 4 में आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं। और डीपीएसपी का मतलब होता है कि राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने राज्यों में उन निर्देशों के आधार पर कानून या नीतियों का निर्माण करें, वो डीपीएसपी होता है। तो डीपीएसपी का मतलब होता है निर्देश होते हैं राज्यों के लिए। और ये निर्देश है 48A के अंतर्गत कि पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा,
है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी, ये 48A के अंतर्गत, और ये जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों अगर मैं 48 आर्टिकल की बात करूं, हमेशा याद रखना कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और पशुपालन जो है ये 48 में है, लेकिन मैं 48A बोल रहा हूं। अब अगला दोस्तों जो 7th मूल कर्तव्य है, 7th फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें भी लिखा हुआ है पर्यावरण की सुरक्षा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। तो हमारे संविधान में चाहे वो मूल कर्तव्य हो चाहे नीति निर्देशक तत्व, दोनों जगह वन्य जीवों की बात हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जीआई टैग से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कलारी जो है ये पनीर है, ये जम्मू कश्मीर की पनीर है जिसको जीआई टैग दिया गया है। केसर जम्मू कश्मीर में जीआई टैग दिया गया है। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर में जीआई टैग दिया गया है। रामबन शहद जो होता है उसको जीआई टैग दिया गया है। बसोली पश्मीना क्रस्ट ये जम्मू कश्मीर में, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और मुसक बाजी चावल ये भी जम्मू कश्मीर में है और इसे भी जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों अभी अभी G20 बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में, G20 की तीसरी बैठक हुई थी और ये हुई थी पर्यटन की बैठक, टूरिज्म की बैठक हुई थी, टूरिज्म मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में। उसके अंतर्गत जो भी अतिथि आए थे उनको खिलाया गया था केसर और कलारी, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको याद रखना है G20 की जो तीसरी बैठक हुई थी, पर्यटन की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुई थी। अगर दोस्तों मैं जीआई टैग की बात करूं, ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1919 एक्ट 1999 एक्ट के अंतर्गत ये जारी किया गया था। और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब दोस्तों अब आपका इंतजार हुआ समाप्त, क्योंकि मैं जा रहा हूं बहुत शानदार क्विज की ओर। 5 प्रश्न आज के बेहतरीन, और जो देंगे जवाब वो होंगे विनर। दिवाली धमाका है। पहले तो कल के विनर के नाम, कल के क्वेश्चन के आंसर, और फिर चलेंगे आज के क्विज के 5 टॉप क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपका इंतजार हुआ समाप्त। अब चलते हैं पहले कल जो भी 5 अक्टूबर को 5 क्विज के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर। पहला क्वेश्चन था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर अजय जडेजा। दूसरा क्वेश्चन था अनुरानी जो है ये भाला फेंक से संबंधित है, जेवलिन थ्रो। तीसरा क्वेश्चन था विलियम रॉडजन को नोबेल प्राइज 1901 में। चौथा क्वेश्चन था नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ये मेघालय में है। और पांचवा क्वेश्चन था जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये बिहार था। और जो विनर, कल के विनर जो हैं, ये 5 अक्टूबर के जो विनर हैं उनका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं। पहले नंबर पे हिमानी भंडारी, दूसरे रैंक पे है हेमंत रावत और तीसरे रैंक पे है हिमानी रावत। तीनों को बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और अब आप आज सबसे पहले कमेंट बॉक्स पे जाइए और आप बने विनर आज के टॉप 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन खटाक से जवाब दें। पहला क्वेश्चन, दीपेंद्र सिंह ऐरी जो है संबंधित है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। दूसरा क्वेश्चन, अंबेडकर की स्टैच्यू अभी लगाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अमेरिका, रशिया, फ्रांस। तीसरा क्वेश्चन है ऑस्कर 2024 के लिए आधिकारिक एंट्री मूवी, ऑफिशियल एंट्री मूवी कौन नॉमिनेट हुई है भारत की? मोतीबाग ऑप्शन ए, फिल्म 2018 ऑप्शन बी, रॉकेटरी ऑप्शन सी, गांधी ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन है सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी नेपाल। पांचवा क्वेश्चन, लोसर फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? मणिपुर, गोवा, लद्दाख, मेघालय। और फटाक से कमेंट बॉक्स पे जाइए और तुरंत आंसर दीजिए और बने अक्टूबर में 6 अक्टूबर के विनर। दोस्तों ऐसे ही बने रहे आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव भूमि।